आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की जो क्लास होने वाला है आप सबका केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है और आज आपके लिए ना केमिस्ट्री में ना टॉप कितना क्वेश्चन थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं सर, ठीक ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 30 क्वेश्चन जो है ना ये 30 टाइप का है सर। ये सबका सब अलग अलग टाइप पे क्वेश्चन है और इस टाइप पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल फंसता है। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है तो आपके सामने तो हमको पेश करना तो बनता है ना। तो ये सबका सब जो सवाल है ना वो आपके एग्जाम के पैटर्न पे है और एग्जाम के पैटर्न के व्यू पे है। तो इसलिए मैं चाहता हूं सर कि आप सब ये सारे के सारे सवाल को करके जाइए एग्जाम से पहले, क्योंकि जब तक आप एग्जाम से पहले ये सभी सवाल को करके नहीं जाइएगा तब तक आपका सफलता आपके कदमों में झुकेगा नहीं। अगर आपका चाहत है कि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुके तब आप एकदम कंटिन्यू बने रहिए सर, आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ये मैं वादा करता हूं, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बात है ना कि आपको केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना तो सबसे पहले जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और यहाँ पे आपको टेलीग्राम दिखाई दे रहा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ यहाँ पे है। वो सब सारे चीज़ों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम पे आपको पता क्या मिलने वाला है, ये सब जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ना उसका PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया होगा, ठीक ना। तो ये सब PDF जाकर के आप देख लीजिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। और तो और क्या, आपके एग्जाम के पहले मेरा कोशिश रहेगा कि आपके पास हम कुछ ना कुछ भेज दूं, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझिए हुए सारा से काम है ना। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। इससे पहले कि मैं आपको पहला क्वेश्चन से मुलाकात करवाऊँगा। और पहला सवाल कहता है ना आपके लिए, कहता है ना कि तेरे चुंदरी है ना, कुछ नहीं, बस सवाल पे ध्यान दो, कुछ नहीं। कहता है ना 3 ग्राम लवण जिसका अनुभार 30 है, 3 ग्राम लवण जिसका अनुभार 30 है, कहता है 250 ग्राम पानी में घोला गया है, 250 ग्राम पानी में घोला गया, इस विलयन का मोलरता होगा, इस विलयन का मोललता होगा। अब मोलरता मत पढ़ना, मोललता होगा। देखिए सबसे पहले गौर कर लेना कि आपसे पूछा है मोललता, है ना, ये आपसे पूछा है सर मोललता। देखो इसको उच्चारण हमको भी करने अच्छा से नहीं आता, इसलिए तू सब समझ जाना, ठीक ना। देखिए हमसे ये पूछा है क्या, मोललता। अच्छा अब जब तक इसका तुम फॉर्मूला नहीं जानोगे तब तक कैसे ये संभलने वाला है तुमसे, बिल्कुल नहीं संभलेगा। मोललता इक्वल टू होता है मोलों की संख्या, थोड़ी सी गौर कर लेना, मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, है ना, विलायक का भार, विलयन का भार या विलायक का भार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा गौर कर लेना, ये विलायक का जो भार होना चाहिए ना वो केजी में होना चाहिए, ठीक ना। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर कर लेना रे मोहतरमा, पूछा है मोललता, तो मोललता इक्वल टू होता है मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। हमसे सवाल में बोला है कि 3 ग्राम लवण जिसका अनुभार 30 है, 250 ग्राम पानी में घोला गया, इस विलयन का मोललता होगा। थोड़ी सी गौर कर लेना। अच्छा सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या क्या है, तो हमें पदार्थ का भार दिया हुआ है, हमें पदार्थ का भार दिया हुआ है। पदार्थ का भार कितना दिया हुआ है, तो पदार्थ का भार हमें दिया हुआ कितना, 3 ग्राम लवण, कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम लवण दिया हुआ पदार्थ का भार। अच्छा हमें पदार्थ का अनुभार भी दिया हुआ है, हमें पदार्थ का
अनुभार भी मालूम है। पदार्थ का अनुभार कितना है, तो आपका पदार्थ का अनुभार जो है लो पदार्थ का जो अनुभार है वो कितना है आपका है 30 ग्राम है। देखो इसमें लिख दिया अनुभार, जिसका अनुभार 30 ग्राम है, लिख दिया जिसका अनुभार कितना है 30 है, ग्राम नहीं, जिसका अनुभार कितना है 30 है। अब पूछा 250 ग्राम पानी में घोला गया तो इसका बिलियन का होगा, इस बिलियन का मूलतः होगा। सबसे पहले गौर कर लेना, पदार्थ का भार दिया हुआ है, पदार्थ का अनुभार दिया हुआ है, तो सबसे पहले अरे विलायक का भार तो हमको मालूम है, यानी कि हमको बिलियन का भार तो हमको मालूम है 250 है ना, बिलियन का भार हमको 250 है, लेकिन क्या मोलों की संख्या हमको मालूम है? नहीं। जब तक मोलों की संख्या नहीं निकलेगा तब तक मोलता कैसे निकलेगा? फंसने वाला बात है, थोड़ा सा गौर करना। जब तक मोलों की संख्या नहीं निकलेगा तब तक ही मोलता कैसे निकले ना निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार। अच्छा, पदार्थ का भार कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। पदार्थ का अनुभार कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। इसको काट देना चला, कितना बार में 10 दिया 30, 10 बार में चल जाता खोपचा में, यानी ये वाला हो तो कितना ऊपर जाएगा तो 0.1, यानी हमको मोलों की संख्या जो आया है वो कितना आया है 0.1। तो हमसे पूछा है मोलता। अच्छा, मोलता इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितना आया है 0.1 बट्टा विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना है 250, यानी 250। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, जो आपका ऑप्शन है वो सारे का सारे मीटर में है। क्या चीज में? मीटर में है। और जब वो मीटर में है नो देख नू, और जब वो मीटर में है तो यहाँ पे केजी में था। ये क्या चीज में था? केजी में था। तो इसको 1000 से गुना कर दो। हाँ, इससे कट गया 4 बार में, कितना आ गया 0.4 मीटर आ गया है ना, 0.4 आ गया। कितना आ गया 0.4 आ गया। किसी प्रकार की दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी प्रकार की दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लो। हमसे पूछा है मोलता, मोलता। जब पूछा है मोलता तो मोलों की संख्या बटा विलायक का भार या बिलियन का भार लिखना कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया हुआ पदार्थ का भार 3 है, पदार्थ का अनुभार 30 है। जब पदार्थ का भार मालूम है और पदार्थ का अनुभार मालूम है तो क्या बिलियन का भार हमको मालूम है 250। तो सबसे पहले ये गौर कर लेना, मोलता इक्वल टू होता मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। अच्छा, सबसे पहले गौर कर रहे बचवा कि मोलों की संख्या तुम्हें मालूम है? तो बिल्कुल नहीं मालूम है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार, पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार। तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार। अरे मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार। अरे मोलों की संख्या इक्वल टू होता है पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार। पदार्थ का भार दिया हुआ 3, पदार्थ का अनुभार दिया हुआ 30। जैसे खोपचा में 1/10, 1/10 के तो 0.1। अब हमें मोलों की संख्या पता हो गया 0.1। हमसे पूछा है मोलता, मोलता इक्वल टू होता है मोलों की संख्या बट्टा विलायक का ओ भार, विलायक का ओ भार। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, मोलों की संख्या कितना आया है 0.1, 0.1। हमें पूछा है विलायक का भार दिया हुआ कितना 250। ये 250 यहाँ पे बोला एनी टाइम ये जो फार्मूला अप्लाई होता है ना, जब ये फार्मूला अप्लाई होता है तब ये क्या चीज में रहता है? केजी में रहता है। क्या चीज में रहता है? केजी में रहता है। लेकिन छोटा पार्ट में बदलने के लिए मीटर में दिया हुआ था, तो इसमें 1000 से गुना मैंने कर दिया तो ये 4 बार में चल गया खोपचा में। ये 0.1 में 4 से गुना कर दिया तो 0.4 आ गया। कितना आ गया? 0.4। अरे तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आपके सामने दूसरा सवाल देखिए लग चुका है। ये सवाल को थोड़ा सा ट्राई करो, विश्वास नहीं तो वीडियो को रोक दो, ओकर बाद ट्राई करो। हाँ, वीडियो को रोक दो, आराम से ट्राई करो, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब सवाल फंसने वाला है। तभी तो कहोगे कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके आंखों में तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए सर, आंखों में दिखना चाहिए मैथ का फार्मूला, क्योंकि जब तक और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं दिखेगा तब तक मामला सेट कैसे होगा, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका विवाह कैसे होगा? बिया कैसे होगा रे बप्पा? देखो चलो अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर 2 कहता है ना, हाँ कहता है पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है
पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है, पानी के 180 ग्राम में मोलों की ठंठियां हैं। देखो चलो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना। अच्छा कितना ग्राम में? 180 ग्राम में। क्या पूछा? मोलों की संख्या। सबसे पहले एक बात को थोड़ी सी गौर कर लेना। हमें सबसे पहले पूछा है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है ले? अरे मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? हाँ, ग्रामों का भार है ना, ये ना पूछा है। 180 ग्राम में मोलों की संख्या, तो भार बट्टा अनुभार कर दो डायरेक्ट। हाँ, भार बट्टा अनुभार, भार बट्टा अनुभार, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर कर लेना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमें दिया हुआ कितना ग्राम? तो पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगा? तो पानी के 180 ग्राम में, अच्छा एक चीज को गौर कर लेना, पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगा? अच्छा पानी का अनुभार कितना होता है? पानी का अनुभार 18 होता है, ठीक ना। पानी का अनुभार क्या होगा? 18, याद कर लो। और ना याद कर में तो जेबे खोपचा में। पानी का अनुभार कितना? 18। अरे पानी का अनुभार कितना? 18। अरे पानी का अनुभार कितना? 18। अरे पानी का अनुभार कितना? 18। तो पानी का अनुभार 18। हमसे पूछा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बट्टा अनुभार। अरे मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बट्टा अनुभार। हमें भार 180 दिया हुआ है, अनुभार मैंने पानी का कितना आ गया? 18। ये पानी का अनुभार 18 होता है और दिया हुआ है 180 ग्राम में। अरे कितना ग्राम में? 180 ग्राम में। अब वो 180 ग्राम क्या बन गया? अरे बोला है 180 ग्राम में, तो वो 180 ग्राम क्या बन गया है? तो वो 180 ग्राम भार बन गया है। तो अच्छा अब पूछा है वो 180 ग्राम भार किस में था? तो वो पानी में था। तो पानी का अनुभार 18, 180 में 18 से भाग दे देना, आंसर कितना आ जाएगा? 10। चलिए अगला सवाल कहता है ना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की संख्या क्या होती है? जब आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेंगे, जब आवर्त में बाएं से दाएं, अरे आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं, थोड़ी सी गौर कर लेना। जब आवर्त में बात करेगा बाएं से दाएं, 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 तो तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। यानी क्या होती है? तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। क्या होती है सर? तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है, घटती जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ठीक ना। जब बाएं से दाएं जाएंगे, कहां जाएंगे? बाएं से दाएं, तो तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है, ठीक ना। तो तत्वों के ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। फिर से मेरे बात को सुनना, एक बार जहां पे बैठे हो वहीं पे बोलना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना, मेरा नाम लेकर के मत बोलना। मैं पूछूंगा बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? अरे बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है वो बता दो। तत्वों के ऑक्साइडों के क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। जब बाएं से दाएं जाएगा तो तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। अगला सवाल कहता है 4 नंबर, सबसे भारी धातु कौन है? पूछा रे मोहतरमा, सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु क्या पूछा है? जल्दी कमेंट कर दो। इसका जवाब तुमको कमेंट में आना चाहिए। 4 नंबर का क्या होगा? थोड़ी सी गौर कर देना। अरे 4 नंबर का आंसर क्या होगा? थोड़ी सी गौर कर दो। सबसे भारी धातु कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर समझ में नहीं आता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। समझ में नहीं आता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। लेकिन मेरा कहना है सर कि एक बार भी अपना विचारधारा को जरूर रखो। ये लोकतंत्र है सर, हमारा भारत देश लोकतंत्र पे चलता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो आपका भी अधिकार है कि अपना राय को कमेंट बॉक्स में दे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर कि सबसे भारी धातु क्या होता है, इस पे आप जरूर जवाब दें। आपकी क्या टिप्पणी होती है सर, जरूर जवाब दे। अगर यही बात होता इलेक्शन का तो तुरंत कहता हमल पार्टी तो फलना, अरे हाँ वो जितबे कोरी। और जब तुम्हारा सिलेक्शन की बारी आती है सर तो आप खुद अपने आप में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आनी चाहिए सर। आइए
5 नंबर सवाल का आता है ना, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो वह होगा, ले 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 ले। देखो कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको मालूम है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 है, 8 है, 7 है। देखो पहले यहाँ पे गौर कर ले, गौर कर ले, गौर कर ले। पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा वो तत्व कौन सा है, ठीक ना, वो तत्व कैसा है, यही ना पूछा वह तत्व होगा क्या। देखो सबसे पहली बात तो ये गौर कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में वो बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब दिया रहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप को बताता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा रहेगा वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक ना। फिर से मेरी बात को गौर कर लेना, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा रहे तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा रहेगा उस पूरा को जोड़ोगे तो अपने आप को वो बताएगा इलेक्ट्रॉन, फिर वो अपने आप को बताएगा उस तत्व का प्रोटॉन, फिर वो अपने आप को बताएगा उस तत्व का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर कहे तो परमाणु संख्या। जब पूरा को जोड़ देंगे चला तो 17 आएगा रे, और 17 पे होता है क्लोरीन, और क्लोरीन अपने आप में क्या है, तो क्लोरीन अपने आप में हाइलोजन है। क्या है सर, ये हाइलोजन है ना, कहता है तुलना हाइलोजन में, हाँ कुछ ना, इससे ज़्यादा मत, इससे ज़्यादा करोगे जब खोपचा में। हाँ तो पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब दिया रहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया रहेगा ना उसको जब तुम जोड़ोगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस तत्व का, जिस तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, ठीक ना। जो तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है वो तत्व का ये नंबर ऑफ, जब इसको पूरा को जोड़ोगे तब वो अपने आप में होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तत्व का, फिर वो अपने आप में होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन उस तत्व का, फिर वो अपने आप में होगा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्योंकि जो तत्व का एटॉमिक नंबर कहा जाता है परमाणु संख्या, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका कहने का मतलब ये 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन होता है। मेरी बातों से आप सहमत हैं? अरे है आपकी विचारधारा मेरी बातों से मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है ना, मिलवे कोरी काहे ना मिली, मिली तो मिली। हाँ किसी प्रकार की दिक्कत, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा तो उसको जब तुम पूरा को जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाएगा। जब इस पूरा को जोड़ेगा तो उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाएगा। पूरा जोड़ने पे 17 या 17 होता है क्लोरीन का, तो पूछा है क्लोरीन कैसा है, तो क्लोरीन जो एक हाइलोजन है, ठीक ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आइए 6 नंबर कहता है ना, जैसे जैसे हाइलोजन की परमाणु संख्या घटती है तो देखो इधर कहा ना, जैसे जैसे हाइलोजनों की परमाणु संख्या घटती है, जैसे जैसे हाइलोजनों की परमाणु संख्या घटती है वैसे वैसे क्या होता है, तो जैसे जैसे हाइलोजन की परमाणु संख्या घटती है कम अभिक्रियाशील होते जाती है, ठीक ना, कम अभिक्रियाशील हो जाती है। जब देखो इधर हाइलोजन क्या होगा सर, ये हाइलोजन, ठीक ना, हाइलोजन की परमाणु संख्या घटेगा, हाइलोजन की परमाणु संख्या घटेगा तो अभिक्रियाशील कम होता जाएगा, ठीक ना। जब हाइलोजन की परमाणु संख्या घटती है तो अभिक्रियाशील कम हो जाती है, सिंपल बात सोच लेना, ठीक ना। तो ऐसे कहता है ना कि जैसे जैसे हाइलोजन की परमाणु संख्या घटती है वो कम अभिक्रियाशील हो जाती है, ठीक ना, क्या हो जाती है, वो कम अभिक्रियाशील हो जाती है। आइए अगला सवाल कहता है 7 नंबर क्या, कि आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्राय, अच्छा हाँ कहता है आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्राय क्या है, ये 4 ऑप्शन में से क्या कंडीशन सही जाता है। देखो कहता है आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में, एक ही खड़े, खड़े मतलब क्या होता है, खड़े मतलब ऐसे, अरे खड़े मतलब ये वाला घर को खड़े कहते हैं, और ना कि इसको कहता है सुतल, हाँ इसको कहता है उठल, तो इसको कहता है खड़े, इसको कहता है बैठल देखो इसको क्या कहता है, खड़े। तो ये खड़े में यही पूछा है, क्या आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्राय उनके परमाणुओं के 72 कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका ए होगा। उनके परमाणुओं के वाहकत्म कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके परमाणुओं के वाहकत्म कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। उनके परमाणुओं के वाहकत्म कक्षा में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आइए, कहता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में देखो, आवर्त इसको कहा जाता है, ठीक ना। आवर्त ऐसे वाले लाइन को नहीं, आवर्त ऐसे वाले लाइन को कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो लास्ट में हीलियम होता है, ठीक ना। तो आप देखो पूछा है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो प्रथम आवर्त में एगो हाइड्रोजन एगो हीलियम, तो अब कितना एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आइए, कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशत भार के अनुभार अधिकतम होता है। अच्छा देखो इधर, यहाँ गौर कर लेना। कहता है इसको थोड़ा सा गौर कर लेना, ये सवाल नु बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। इंटरेस्टिंग सॉरी, छोड़ो, बोलने नहीं आएगा। क्या करोगे चिल्ला पढ़े तो हैं CBSE स्कूल में, लेकिन क्या करोगे, स्कूले मेरा बहुत अच्छा था नाम का था CBSE, पढ़ाता था बिहार बोर्ड जैसा अरे हम जब फर्स्ट पीरियड में जब गए थे ना स्कूल, जब 5,000 का जब बुक खरीदाया ना, लगभग वही 3,500 या 4,000 का या 5,000 ऐसे सब कुछ मिला करके 5,000 पड़ गया था। तो हम तो सोचें कि अब पढ़ाएगा बड़ा अच्छा, लेकिन जब अंदर गए तो इतना बकलोल जैसा पढ़ाता था ना, हमको तो लगता था कि हम क्या सीखेंगे इससे आता था कुर्सी डडियाना ना, नाम का था बिहार CBSE बोर्ड, लेकिन था बिहार बोर्ड, क्योंकि स्कूल का बजट ही कम था आइए, कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होता है। अच्छा देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से, यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर किसका चर्चा किया, तत्वों का चर्चा किया। प्रतिशतता भार क्या पूछा, प्रतिशतता भार के अनुसार, ठीक ना। देखो इधर जब कहेगा पृथ्वी पर और मार देगा यहाँ पे तत्वों का प्रतिशतता भार, तो आप तुरंत कहिएगा ऑक्सीजन। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा, अभी इस पे एक और पढ़ाऊंगा, ठीक ना। जब कहेगा पृथ्वी पे और नाम लेगा तत्वों का, तो प्रतिशतता भार पूछेगा तो ऑक्सीजन मारना। अगर यही लेगा पृथ्वी पे धातुओं का, पृथ्वी पे धातुओं का, ठीक ना, तो प्रतिशतता भार पूछेगा तो मारना एल्युमिनियम, ठीक ना। फिर से मेरी बात को गौर कर लो, आपका क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होता है। किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होता है, तो तत्वों में से होगा आपका ऑक्सीजन। अगर यही पूछता कि किस धातुओं का प्रतिशतता भार अधिकतम होता है, तो धातुओं में आएगा आपका एल्युमिनियम। फिर से मेरी बातों को गौर करिएगा, मेरी बात आपके दिल और दिमाग तक गया कि नहीं गया। अगर गया तो एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए ना जी। किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछता हूं किसी प्रकार की दिक्कत, अगर तत्वों कहेगा तो क्या मारेंगे, ऑक्सीजन। धातु कहेगा तो क्या मारेंगे, एल्युमिनियम। थैंक यू। तत्वों कहेगा पृथ्वी पे तो क्या मारेंगे, क्या मारेंगे रे, ऑक्सीजन। धातु कहेगा तो क्या मारेंगे, ओफ 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 ओफ, एल्युमिनियम। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना 10 नंबर की तरफ। एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्या क्या लिख दिया जी क्या लिखे यहाँ पे, देखो क्या होगा यहाँ पे, मिला तुम लोग का ठीक होगा, बुक से है ना, बुक से ना लगाए हैं क्या। अरिहंत वाला बुक बस होगा। देखिए इधर कहता है क्या सर, एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रोयोलाइट मिलाने पर, क्रोयोलाइट मिलाने का कारण यह है कि इसमें एल्युमिनियम का गलनांक घट जाता है। देखो जैसा ही
क्रोयोलाइट मिलाता है ना, क्रोयोलाइट जैसे ही मिलाता है ना तो एल्यूमिनियम का जो होता है ना, एल्यूमिना का जो होता है ना, एल्यूमिना पड़ता है, इसको एल्यूमिनियम नहीं पढ़ना, एल्यूमिना, ठीक ना, एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिना जो होता है ना वो उसका गलनांक घट जाता है, ठीक ना, गलनांक क्या होता है, घट जाता है। तो जैसा ही आपको एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में, एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रोयोलाइट मिलाने का कारण यह है कि इसमें एल्युमिनियम का गलनांक घट जाता है। आइए, शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता है, क्योंकि शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। नहीं किया जाता है क्यों? क्योंकि ये कुचालक होता है। क्या होता है रे बेवकूफ सब? कुचालक होता है। हाँ, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो डरना नहीं है सर, अब की बार फिर लड़ाई लड़ना है। हाँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी का सिलेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी तैयारी में कमजोरी होगी, आप लेट से तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, आपको इतनी अच्छी मार्गदर्शन नहीं मिला, उतने अच्छे टीचर नहीं मिला जिससे आपको अच्छा तैयारी हो सके। किसी प्रकार की दिक्कत हुआ तो डरना नहीं है सर, लड़ाई को लड़ते रहना है। जब तक जिंदगी का नाम ही है संघर्ष, लड़ाई लड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है सर, जिंदगी भर लड़ना पड़ता है लड़ाई। किसी को जिंदगी से लड़ाई लड़ना पड़ता है, किसी को अपनी जीवन से लड़ाई लड़ना पड़ता है, किसी को अपने बच्चे से प्रति लड़ना पड़ता है, किसी को हर जिंदगी में ना हर इंसान संघर्ष कर रहा है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो सर, दुनिया का हर इंसान संघर्ष करता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो संघर्ष के बिना है। दुनिया में अगर वो कितना हो अमीर है ना तो भी वो संघर्ष अभी तक वो कर ही रहा है, क्योंकि जब तक वो संघर्ष नहीं करेगा तब तक संघर्ष खत्म, जीवन खत्म, क्योंकि संघर्ष का नाम ही है जीवन, ठीक ना। इसलिए आप लोगों में किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युत का कुचालक। अगला कहता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में आपको जिंक नहीं है, ठीक ना। क्या नहीं है सर? ये जिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका देख लेना, जिंक नहीं है, ठीक ना, तो सी नंबर होगा, ठीक ना। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जिंक नहीं है। अगला कहता है ना नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है कैसा? नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है कैसा? तो क्षारीय है, ठीक ना। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है कैसा? तो क्षारीय है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है कैसा? तो क्षारीय है, ठीक ना। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है, 14 नंबर, थोड़ी सी गौर कर लेना। ये आईपीएससी को लेकर के क्वेश्चन है सर, क्योंकि आईपीएससी नेम आपके लिए एगो पक्का आएगा सर, उसमें कोई शक नहीं कि एगो सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, एगो निश्चित रूप से फंसेगा, और जब वो सवाल फंसेगा तो आपको डट के लड़ाई लड़ना है। आइए कहता है ना 14 नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, कहता है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर कहता है CH2, फिर कहता है CH3, इसका कहता है IUPAC नेम क्या होगा? 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 अगर इसका कॉमन नेम पूछ दिया, ठीक ना, कभी कभी कहेगा ना कॉमन नेम पूछेगा, लेकिन कॉमन नेम हर चीज का नहीं पूछेगा, हर बार नहीं पूछेगा, हर बार नहीं पूछेगा। आइए सबसे पहली बात है ना सर, सबसे पहली बात, अगर हम लोग शादी करने जाते हैं, जयमाला पे लड़का चढ़ता है तो जब दुल्हन आती है तो सीधे समझ जाता है कि दुल्हन का लुक अलग रहेगा, है ना। वो बढ़िया बढ़िया लहंगा में रहेगी, माथा पे घूंघट रहेगा, इस प्रकार से समझ जाता है लड़का कि लड़की का आने वाला बराती वाला लोग भी समझ जाता है कि लड़की आएगी तो इसका लुक अलग रहेगा, और लड़की के तरफ वाले भी लोग समझ जाता है कि दुल्हा आ जाएगा तो उसका बातें अलग रहेगा, क्योंकि वो शेरवानी में रहेगा, दुनियादारी। हाँ, तुम लोग का भी मौका आएगा, टेंशन मत लो, हम तो करबे करेंगे। चला हम तो देखो हमार शादी नू 27 साल की उम्र में कर लेंगे, 2027 में मैंने पक्का कर लेंगे हम। हाँ आ जाओ। अब देखो चलो, अब इसका आईपीएससी नेम निकालना है। मैंने आपको बोला कि आईपीएससी नेम निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक अलग इंडिकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक अलग इंडिकेट होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखा डबल बॉन्ड, जैसा ही दिखता है डबल बॉन्ड मार देते हैं घपसना एल्किन। क्या मारते हैं? एल्किन, ठीक ना। एल्किन क्या मारते हैं? एल्किन, एल्किन, क्या? एल्किन। जैसे डबल बॉन्ड दिखेगा तुरंत मारना एल्किन। एल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n,
CnH2n, क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n। चलिए आइए, ये डबल बॉन्ड दिखा, जैसे डबल बॉन्ड दिखेगा मारेंगे घप्स ना एल्किन, एल्किन कहने का मतलब CnH2n। अब थोड़ी सी गौर कर लेना, इसका APSC नेम निकालने में मदद कैसे होगा। जब वो एल्किन ग्रुप का रहेगा, जब आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो वो एल्किन ग्रुप का रहेगा, डबल बॉन्ड दिखाई देगा एल्किन ग्रुप का रहेगा। घूंघट में आएगी लड़की, लहंगा में, सुन में, दुनियादारी में आएगा समझ जाएंगे दुल्हन राजी है, हाँ है ना। इसी प्रकार से अगर शेरवानी में आएगा तो समझ जाएंगे दुल्हा राजा है। जैसे डबल बॉन्ड दिखेगा मार देना तुरंत एल्किन, एल्किन कहे तो CnH2n। और जब एल्किन ग्रुप का रहेगा तो काउंटिंग उधर से करिएगा जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, काउंटिंग उधर से करना, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। अब देखो, जब इधर से नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग करेंगे, जब इधर से कार्बन को काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आया। और जब इधर से कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर पे फंसेगा। कितना नंबर पे फंसेगा? 1 नंबर पे फंसेगा, यानी 1 नंबर पे आ गया डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग इधर से ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अच्छा, 4 में क्या होता है? 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। ईथ मीथ प्रोप ब्यूट, ईथ मीथ प्रोप ब्यूट, ईथ मीथ प्रोप ब्यूट, यानी क्या हो गया सर? ये आपका ब्यूट हो गया, ठीक ना। अब देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया? 1 नंबर पे आया, तो यहाँ पे 1 ब्यूट। अब सोचना थोड़ी सी, यहाँ छोड़ो ना, इसको रहने दो। ब्यूट हो गया ना, क्योंकि 1 के नंबर पे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कौन सी ग्रुप का है? तो ये एल्किन ग्रुप का है। एल्किन को पहचान क्या होता है? ENE। क्या होता है सर? ENE, ENE कहा गया, ENE क्या होता है? ENE, यानी इसका आ जाएगा आंसर 1 ब्यूटिन, 1 ब्यूटिन, या फिर डायरेक्ट इसको तुम लिख देना ब्यूटिन। क्या लिखना? ब्यूटिन। क्या लिखना? ब्यूटिन। अगर ऐसा इसको हिंदी में कैसे लिखोगे? ब्यूटिन, ऐसे लिख देना। क्या लिख देना? ब्यूटिन, ठीक ना। क्या हो गया? ब्यूटिन, यानी कौन सी ग्रुप है ये? क्या इसका APSC नेम होगा? ब्यूटिन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 ब्यूटिन, या फिर डायरेक्ट इसको 1 ब्यूटिन ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट लिखना ब्यूटिन, क्योंकि 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। आंसर में आपका क्या देगा? 1 ब्यूटिन देगा, ठीक। आइए अगला सवाल का आता है ना 15 नंबर, ये भी अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक ना, इसलिए इसको मिटा करके ही बनाएंगे। तेरे आँखों में मेरा चेहरा बसता है, तेरे सांसों में मेरा आँख धंसता है। देखो मेरा गाना में कोई सेंस नहीं रहेगा, समझ गया ना। दीप, ए दीप, देखो इधर दीप। आइए, कहता है ना दीप, दीप मतलब क्या? प्रकाश। जो मेरा प्रकाश तुम सब हो, इसलिए तुम सब क्या हो? दीप हो। मेरे लिए क्या हो? तुम सब दीप हो, ठीक ना। आ जाओ, कहता है ना कि यौगिक C6H10 है ना, C6H10 निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का सजातीय है? अच्छा, ये 4 ऑप्शन में से किसका सजातीय है? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है C2H2, ऑप्शन नंबर B बोल रहा है C2H4, ऑप्शन नंबर C बोल रहा है C6H6, ऑप्शन नंबर D बोल रहा है नॉन ऑफ दीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लेना, हमसे पूछा है सजातीय श्रेणी। अच्छा, ये C6H10, C6H10 किस ग्रुप का है? ये एल्किन का तो नहीं होगा, एल्किन का तो नहीं होगा। अच्छा, किसका है? हाँ देखो, सबसे पहले गौर कर लेना। चला, जैसा ही मामला फंसेगा एल्केन ग्रुप का, तो एल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है, पता है क्या? हिंदी में भी लिख देते हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक ना। अब देखना, अगर मामला फंसेगा एल्किन का, तो एल्किन का जो होगा ना जी, तो वो होगा CnH2n, ठीक ना। क्या होगा? CnH2n। अगर ये मामला फंस गया एल्काइन का, तो जब वो एल्काइन ग्रुप का होगा ना, तो इसको कहेंगे CnH2n-2। क्या कहेंगे? CnH2n-2। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, अगर वो एल्काइन का गया तो CnH2n-2। अच्छा, ये नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6, यानी 6 कार्बन है। कार्बन कितना है? 6। अब देखो
6 कार्बन। अच्छा यहाँ पे n के जगह कितना रखेंगे 6, ये हो गया n के जगह 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दो कितना 14। यानी अगर वो एल्केन ग्रुप में अगर उसको हम ले जाते हैं तो n के जगह 6 रखते हैं क्योंकि यहाँ पे है 6, तो n के जगह 6 रखते हैं तो ये हो गया 6 दूनी 12 दो 14, लेकिन यहाँ पे है कितना 10, तो ये ग्रुप नहीं होगा, ये भी ग्रुप नहीं होगा, ये किस ग्रुप में होगा, एल्काइन में होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, ये 2 घटेगा तो 6 और 10 आ जाएगा, ठीक ना, आ जाना। यानी ये जो आपका वो किस ग्रुप में है तो ये इस पे है, ठीक ना, CnH2n-2 पे है। अगर बोलेगा तो C6H2 गुने 6 माइनस कितना तो 2 होगा, यानी C6H10 होगा। अब हमसे पूछा इसका सजातीय श्रेणी कौन होगा, यानी इस ग्रुप का और कोई ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में है जो इस ग्रुप पे मैच करता है। अब इसमें से ढूंढना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो इसके साथ इसका भाई बना हुआ है। देखो भाई तो खो गया, अब सोचो तुम्हारा भाई खो गया, तुमको पहचान ही नहीं रहा है मेरा भाई कि वो तुम्हारा भाई बोल ही नहीं रहा है, बचपन में खो गया वो, तुमको पहचान ही नहीं रहा है कि वो मेरा भाई है। कैसे पकड़ोगे इसको, कैसे पकड़ोगे, कहोगे रे तोरा कुछ ना तो कुछ तो निशानी होबे न करेगा। हाँ देखो होता है ग्रुप, क्या होता है ब्लड ग्रुप, इसी प्रकार से इसका भी क्या है ग्रुप। अगर ये ग्रुप पे अगर ये 4 ऑप्शन में से भी कोई भी ऑप्शन अगर सेट कर गया तो कहेंगे तोर भाई भी हो। हाँ आ जाओ, CnH2n-2, यहाँ पे n के जगह C के जगह 2 है, कितना n के जगह 2 है, नंबर ऑफ कार्बन के जगह 2 है। अब सोचना यहाँ पे अगर n के जगह 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और -2, यानी 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी ये वाला फार्मूला पे ये सेट है CnH2n-2, ये वाला पे ये सेट है, ऑप्शन नंबर ए सेट है, नहीं सेट है। देखो 2 रखो यहाँ पे तो हो गया 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 बच गया, यानी C2H2 हो गया सेट इस पे। अच्छा ये वाला सेट होगा नहीं। अच्छा n की वैल्यू अगर 2 रखो, यहाँ पे देखो 2 रखो तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया 2, लेकिन यहाँ पे है कितना 4, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी, देखो C6 तो H10 होना चाहिए, तब ये वाला फार्मूला पे ये सेट होगा। देखो यहाँ पे 6 रखो n के जगह तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया कितना 10, लेकिन यहाँ पे है 6, एक कॉमन मार दे खोपचा में, ये भी गलत खोपचा में, ऑप्शन नंबर कितना ए सही होगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। अगला सवाल जो है ना वो महा धमाकेदार सवाल है। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे सांसों में मेरा आँख चलता है, थोड़ी सी तू गौर कर लो, तेरे प्यार में तुम सब कुछ खोवा दो। आइए कहता है ना अगला जी, क्या कहता है जी, ए जी देखो ना जी, कहता है ना जी, हाँ कहता है, कहाँ गया अगला सवाल, कहता है ना आइसोब्यूटीन एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। आइसोब्यूटीन एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। सबसे पहले तो ये गौर करो कि आइसोब्यूटीन का रासायनिक फार्मूला नहीं जानता होगा तुम लोग। आइसोब्यूटीन का रासायनिक सूत्र पहले जानो, आइसोब्यूटीन का रासायनिक सूत्र जानो, आइसोब्यूटीन एल्कोहल का रासायनिक सूत्र सबसे पहले जानो, तभी मामला फंसेगा। एल्कोहल, आइसोब्यूटीन एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा, क्या पूछा, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, एसी नेम, हाँ आईयूपीएसी नेम। आइए अब थोड़ा सा गौर करो, इसका आइसोब्यूटीन एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आइसोब्यूटीन एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH, आइसोब्यूटीन एल्कोहल CH3CH2OH, एल्कोहल हो गया OH, हाँ यही फार्मूला बनेगा CH3CH2OH CH3, ठीक है। हम ये आइसोब्यूटीन का क्या है सूत्र है सर, ठीक है ना, ये तो नहीं बताएंगे पूरा डीपली में। अब इसका आईयूपीएसी नेम बता दो। देखो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, थोड़ा सा गौर कर लेना। आइसोब्यूटीन का अल्कोहल का फार्मूला यही होता है, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। आईयूपीएसी नेम इसका बताना, थोड़ा सा गौर कर लेना। नंबर ऑफ कार्बन को काउंटिंग उधर से करना जिधर से ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंस। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंस। जो लटकल रहेगा या छटकल रहेगा और सब्स्टिट्यूएंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्सटेंस। क्या कहेंगे, सब्सटेंस। क्या कहेंगे, सब्सटेंस, ठीक ना। आओ तो इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3। हाँ, कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 3 है ना, ठीक ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है। आओ, लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है। अब सोचना कि लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3, तो क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पे है एल्कोहल तो प्रोपेनॉल है ना। आना, ये आपको सब्सटेंस में क्या है? CH3। CH3 मतलब क्या होता है? मिथाइल। आइएगा सब्सटेंस में जिसमें रहेगा उसमें L बाई लगा दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा आपको? आइसोब्यूटेन था ना, तो हो जाएगा। आप देखो ये सब्सटेंस कितना नंबर पे आया? तो सब्सटेंस 2 नंबर पे आया, तो इसको लिखना 2 मिथाइल। अब थोड़ा सा गौर करना, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। तो जब लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन तो लिखना 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। अरे मोहतरमा देखना रे, 1 प्रोपेनॉल यानी 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। कहेगा रे मास्टर तू आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, छोड़े करो हिंदी में लिख देते हैं। हाँ, आजा मिथाइल कैसे इसको हिंदी में लिखेंगे? है ना मेथिल है ना। इसको ऐसे लिखता है मेथिल। 2 मेथिल और कितना? 1 प्रोपेनॉल। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19, उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ले दरे देखना क्या बोला है सवाल। कहा है किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 19 है। इसका कहने का मतलब उस तत्व का परमाणु संख्या 19 है। तो पूछा 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी रे? 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखोगे तब तक 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकलेगा। अच्छा कहेगा रे मास्टर बा, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखेबे ना, तोरा सिखेबे ना, तोर दिमाग में डालबे हम। हाँ देखो हम सीरियस आज हैं, आज हम जिंदगी में पहली बार इतना सीरियस होकर के पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सीरियस से क्लास चलता है। आ जाओ। कहता है क्या? देखो सब टीचर ऐसे पढ़ाता है। कहता है बच्चे किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 19 है। लग रहा है कि आधा दत्ता अभी पेटवे में है। अरे गर्जो यार, टीचर का मतलब क्या होता है यार कि बच्चा के अगर यहाँ पर घुसा, अगर यहाँ पर ना घुसा नु बच तो यहाँ पर पहुँचा दो, ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। कहता है प्रोटॉन धनावेश का मान कहता है किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 19 है। अच्छा वो तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, आप खुद बता दो कि किस तत्व की परमाणु संख्या 19 होती है। आप खुद बता दो कि किस तत्व की परमाणु संख्या 19 होती है। अरे किस तत्व का परमाणु संख्या 19 होता है? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जय इंडिया लिख करके। हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 19 किसका होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 1 होगा। 8 2 10, 10 8 18, 18 1 19। अब पूछा है ना 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा जी? तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा जी। नहीं समझा जी? अरे नहीं समझा जी, शादी करबे जी, आँख में भोंक दे। हाँ देखो कहता है क्या 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक दिया हुआ था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 72 कक्षा में लास्ट वाला जो सेल आएगा ना, इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वही 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। आइए अगला कहता है क्या 18 नंबर, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। देखो प्रोटॉन मैंने आपको पहले ही पूछा है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन किसी भी तत्व का, दुनिया का कोई भी तत्व हो तो उस तत्व का नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा जी? प्रोटॉन होगा। दुनिया का कोई तत्व रहेगा तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का बराबर होगा, क्योंकि कहा ही जाता है कि प्रत्येक वस्तु पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास चार्ज लेस होता है। क्या होता है सर? ये चार्ज लेस होता है, ठीक ना। तो प्रोटॉन पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, लेकिन किसी भी तत्व पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे समान चार्ज होता है, ठीक ना। क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। आइए अगला कहता है ना 19 नंबर कि
गामा किरणों की भेदना क्षमता होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। देखो ये भेदन क्या होता है, ये भेदन शादी वाला भेदन ना है, हाँ गौर करिएगा थोड़ा सा, ये भेदन क्षमता बोला, ठीक ना। गामा किरणों की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है तो अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है, ठीक ना। ये भेदन क्षमता जो होता है ना वो गामा किरण का, ये जो गामा किरण का भेदन क्षमता होता है ना जो अल्फा और बीटा से क्या होता है, अधिक होता है। अरे अल्फा और बीटा से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। अल्फा और बीटा से क्या होता है, अधिक होता है। तो गामा भेदन क्षमता जो होता है ना, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होता है ना वो अल्फा और बीटा से क्या होता है, अधिक होता है। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होता है ना वो अल्फा और बीटा से क्या होता है, अधिक होता है। 20 नंबर सवाल कहता है ना कि 92U238 में से अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्वों का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होगा। देखो 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 ऐसे देखो, जब होगा अल्फा कण का उत्सर्जन, जब होगा बीटा कण का उत्सर्जन तो केस अलग अलग बनेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो भी वही काम करेंगे जो बीटा में किए थे, नहीं। अल्फा कण का जब उत्सर्जन होगा तो अलग काम करेंगे, बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो अलग काम करेंगे। क्योंकि देखो कंडीशन ये है सर कि जब मेरे सामने बीवी आएगी तो उसके साथ अलग तरीका से पेशेंगे, साली आएगी तो उसके साथ अलग तरीका से पेशेंगे। ये सब तो थोड़ा ज़्यादा हमारा के पास एक्सपीरियंस तो है नहीं सर, क्योंकि तुमको पता नहीं मेरे बारे में। मैंने 10th तक में ना किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि देखते थे ना तो लाज बढ़ता था यार, बहुत ज़्यादा लाज बढ़ता था। जिस लग रहा है ये शादी होकर मराया है, बहुत लजाते थे। मैंने सपनों में नहीं कोई सोचा था मेरा घर वाला कि आगे जाकर के मैं टीचर बनूंगा, ना तो टीचर मेरा सोचा था, क्योंकि लजेबे करते थे इतना ज़्यादा हम। आज देखो, इसलिए कहता है ना सर, वक्त एक ऐसा चीज़ होता है ना कि इंसान को बदल देता है सर, परिस्थितियां इंसान को बदल देता है, वो निश्चित रूप से तय है। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष, ज़िंदगी भर संघर्ष करते चलो। संघर्ष को ना एक अलग नज़रिया से देखो, एकदम एक मौज करते देखो, मौज करते संघर्ष करो। ऐसा नहीं कि 10 दिन खुद संघर्ष किए 11वां दिन छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं रे बबुआ, तोरा 12वां दिन फिर संघर्ष करेंगे पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष, और संघर्ष करते चलो, ज़िंदगी आगे बढ़ता रहेगा, ठीक ना। आइए कहता है ना 92U238, ठीक ना। हम इसका क्या पूछा है, तो इसका पूछा है ना कि अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। इसमें अल्फा कण का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक ना। अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, कहता है इसमें अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। जब होगा अल्फा कण का उत्सर्जन तो परमाणु क्रमांक जो नया होगा ना, वो जो नयिका परमाणु क्रमांक होगा ना, जो नयिका परमाणु क्रमांक होगा, तो जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो जो नयिका परमाणु क्रमांक होगा उसमें 2 माइनस कर देना। देखो पहले वाला तो परमाणु संख्या ये था, अब जो नयिका परमाणु संख्या बनेगा उसमें से 2 माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि अल्फा कण का क्या हुआ, उत्सर्जन होगा। जब भी अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 का क्या कर देना, माइनस आना। परमाणु भार, तो परमाणु भार पहले कितना था, 238 है, लेकिन अब जब अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो इसमें 4 का माइनस करेंगे, नहीं 234 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 234। कितना हो जाएगा, 234। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में भी 2 का माइनस और परमाणु भार में भी 4 का माइनस, ठीक ना। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का माइनस, परमाणु भार में 4 का माइनस। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का माइनस, परमाणु भार में 4 का माइनस। अरे अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 का माइनस, परमाणु भार में 4 का माइनस। आइए अगला कहता है 20 नंबर सर, सॉरी 21 नंबर कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है किसका। ये 4 ऑप्शन में से आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है वो अल्फा कण का होता है। किसका होता है, अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। किसका, अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, ठीक ना। आइए अल्फा कण की कहता है ना, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, ठीक ना। कहता है क्या, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, ठीक ना। कहता है सहसंयोजक यौगिक, अगला क्वेश्चन कहता है सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं।
सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं कार्बन विलायकों में। किसमें? कार्बन विलायकों में अधिक विलय होते हैं, ठीक ना। कार्बन विलायकों में अधिक विलय होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ सर, वरना चुपचाप बैठो और एग्जाम जा करके दो। मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से कि आपका एग्जाम बेहतर जाए, क्योंकि आप बेहतर करिएगा तभी हम बेहतर करेंगे, क्योंकि आप बेहतर करिएगा तब आपका शादी होगा, फिर आपका बच्चा होगा, फिर आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे। लेकिन तुम चाहता है कि तुम मास्टरवा सब दिन पढ़ाते रहा ना। बाकी सर अच्छा से पढ़िए लिखिए, बाकी आपके लिए मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ सर। थैंक यू, लव यू, ऐसा ही सपोर्ट करते रहना भाई। आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसा क्लास लगा। थैंक यू सर, लव यू।